दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गुप्तोत्तर काल के भाग 3 में आज हम लोग कश्मीर के के बारे में अध्ययन करेंगे। पाल वंश के बारे में जानेंगे जो पश्चिम बंगाल में रहा। सेन वंश के बारे में जानेंगे जो पाल वंश के बाद पश्चिम बंगाल में आया। सोलंकी वंश जो गुजरात के चालुक्य वंश से को भी कहा जाता है। गहरवाल वंश जो कन्नौज में था और चौहान वंश जो हमारा अजमेर में था। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं गुप्तोत्तर काल का भाग 3। कश्मीर राज्य के बारे में जानते हैं। कश्मीर राज्य जो है वो हिंदू राज्य के इतिहास का कल्हण की कृति राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है उसका। ठीक है, अब ये कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी इसको अलग अलग भागों में लिखा और अलग अलग भागों में जो कश्मीर राज्य के वंश थे, कारकोट वंश था, उत्पल वंश था, लोहार वंश था, उसके बारे में जानकारी प्रदान की। मौर्य काल में कश्मीर अशोक के साम्राज्य का अंग था और वहां पर श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के पुत्र जो है जालौक भी था। संघमित्रा और महेंद्र पुत्र के अलावा संघमित्रा उसकी बेटी थी। तो कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रचार किया था। कश्मीर कुषाण साम्राज्य का भी एक प्रांत था। ठीक है, तो कश्मीर में जो कुषाण साम्राज्य में कनिष्क हुआ था उसने वहीं पर जो है कुंडल वन में चौथी पौष संगति की थी। कश्मीर हर्ष के राज्य में भी सम्मिलित नहीं था, तो हर्षवर्धन के राज्य में सम्मिलित नहीं था। कश्मीर पर प्रमुखतः 3 वंशों कारकोट, उत्पल और लोहार वंश ने शासन किया था। अब आते हैं कारकोट वंश के बारे में। तो कारकोट वंश का संस्थापक जो है दुर्लभवर्धन था। 596 से 632 ईस्वी तक ये रहा। गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का पदाधिकारी था। हैनसांग के अनुसार दुर्लभवर्धन के काल में तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा और पूंछ एवं राजपूताना कश्मीर राज्य के अंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्लभक जो 632 से 682 ईस्वी तक कश्मीर का राजा रहा। इसकी उपाधि प्रतापादित्य थी। ठीक है, इसने प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। इसके 3 पुत्र थे, चंद्रापीठ वज्रादित्य, तारापीठ उदयादित्य एवं मुक्तापीठ ललितादित्य। चंद्रापीठ या वज्रादित्य जो है इसका कोई उल्लेख या जानकारी जो है उपलब्धि नहीं मिलती है, खास उपलब्धि कोई नहीं थी। तारापीठ या उदयादित्य जो था इसने इसे कल्हण ने क्रूर एवं निर्दयी राजा बताया है। अब आते हैं मुक्तापीठ की तरफ। तो मुक्तापीठ या ललितादित्य जो था 724 से 760 ईस्वी तक इसने जो है कश्मीर में शासन किया और साम्राज्यवादी शासक था ये। अब साम्राज्यवादी आप लोग जानते हैं कि जब कोई देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तो उसकी आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ उसकी सभी व्यवस्थाओं पर उसके सभी जो भी उसके साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उस देश के उनका दोहन करता है, तो उसको साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है। ठीक है, उसने मुक्तापीठ ललितादित्य ने यशोवर्मन के साथ संधि करके तिब्बतियों को परास्त किया था, तुर्कों को भी पराजित किया था। 733 ईस्वी के लगभग चीनी राजदरबार में दूतमंडल भेजा था। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज नरेश यशोवर्मन को परास्त करना था। कल्हण ने उसकी दिग्विजय का उल्लेख किया है तथा उसे अरबों की विजय का भी श्रेय दिया है। नेक्स्ट है, उसकी विजयों ने कश्मीर को गुप्तों के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। मुक्तापीठ ललितादित्य ने सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। दयापीठ विनयादित्य के बारे में जानते हैं। ये कारकोट वंश का अंतिम शासक था या अंतिम शक्तिशाली राजा था। ठीक है,
उसकी मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश का अंत हो गया और उसने 8वीं सदी के अंत में कन्नौज नरेश वज्रा युद्ध को परास्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कल्हण ने उसे निर्दयी तथा धन लोलुप शासक बताया है। उसकी राजसभा में क्षीर, उद्भट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान थे। अब जानते हैं उत्पल वंश के बारे में। इसका संस्थापक जो है अवंती वर्मन था। 855 से 883 ईस्वी तक ये रहा। उसने कश्मीर घाटी में जल निकास तथा कृषि के लिए एक अभियांत्रिकी कार्य का आदेश दिया। कृषि के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कराई। उसके अभियंता सूर्य ने, इसको सूर्य भी बोला जाता था, ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया था। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नगर की स्थापना की थी। इसकी राजसभा में रत्नाकर एवं आर्यवर्धन नामक विद्वान रहते थे। ठीक है। शंकर वर्मन 885 से 1902 तक शासन किया। इसने दारवाभिसार, झेलम और चिनाब के मध्य जो स्थित क्षेत्र है, ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है तराई बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। ठीक है। तो दोआब को दरवाभिसार भी बोलते हैं। त्रिगत या कांगड़ा एवं गुर्जर विजय किया था। शंकर वर्मन एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने जनता पर भारी करारोपण भी लगाया था। नेक्स्ट है गोपाल वर्मन। 902 से 904 ईस्वी तक ये कश्मीर का शासक रहा। दुर्बल शासक था। दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण ही सत्ता राजभवन के अंगरक्षकों के एक समूह के हाथों में आ गई थी। ठीक है। अंततः 939 ईस्वी में यशस्कर नामक सामान्य कुलोत्पन्न विद्वान व्यक्ति जो था, उसने कश्मीर का शासन अपने हाथों में ले लिया। यशस्कर ने कश्मीर में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की। कल्हड़ ने यशस्कर के गुणों की प्रशंसा की है। यशस्कर के उत्तराधिकारी की हत्या करके उसके मंत्री पर्वगुप्त ने सत्ता का आधिपत्य कर लिया था, यानी सत्ता अपने हाथ में कर ली थी। पर्वगुप्त के पश्चात शासक बने उसके पुत्र क्षेमगुप्त, जो 950 से 958 ईस्वी तक रहा। उसका विवाह शाही राजा भीम की पौत्री दिद्दा के साथ हुआ। दिद्दा शब्द आप जो है ये महारानी बनी थी बाद में, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। यशस्कर ने कश्मीर में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की थी और कल्हड़ ने यशस्कर के गुणों की प्रशंसा की है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं उत्पल वंशी जो रानी दिद्दा थी। इसने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया और शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की और विद्रोहियों का दमन किया। शासनकाल में उसके महामंत्री तुंग के विरुद्ध, ये तुंग जो है दिद्दा का महामंत्री था, इसके विरुद्ध लगातार विद्रोह एवं विरोध होते रहे। 1003 ईस्वी में दिद्दा की मृत्यु के साथ ही उत्पल वंश का अंत हो गया। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की चौथी, पांचवी और छठवीं तरंगों में कारकोट एवं उत्पल वंश के इतिहास के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है लोहार वंश। संस्थापक इसका संग्राम राज था 1003 से 1028 ईस्वी तक। यह रानी दिद्दा का भतीजा था। मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से युद्ध के लिए भेजा गया था। ठीक है। तुंग असफल रहा और कश्मीर वापस आने पर उसकी हत्या कर दी गई। उसने सामंतों के विद्रोह को भी दबाया था। नेक्स्ट है मुसलमानों के आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया था तुंग ने। उसकी रानी सूर्यमती थी, उसने प्रशासनिक सुधारों में उसका सहयोग किया था। अब दो रानियों का उल्लेख हमने बताया है, एक दिद्दा जो उत्पल वंश की थी और दूसरी सूर्यमती। ठीक है ना, तो इनको याद रखिएगा। कलश। अब नेक्स्ट ये शासक था, प्रारंभ में लंपट व दुराचारी था। जीवन के अंतिम व्यवस्था में अच्छा शासन संचालन किया था इसने। हर्ष। अब यहाँ पे ये हर्ष आता है, ये कश्मीर का नीरो कहा गया।
और पहले जो है हर्षवर्धन का नाम आया था वो पुष्यभूति वंश का था, ये याद रखिएगा। उसके हर्षवर्धन नाम को इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विद्वान और कवि था ये हर्ष, और कई भाषाओं और विद्याओं का ज्ञाता भी था। कल्लण हर्ष का आश्रित कवि था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आश्रित कवि जो थे था हर्ष का था। यह वह क्रूर व अत्याचारी शासक था। कल्लण ने उसके अत्याचारों का वर्णन किया है। अपनी सुख सुविधाओं तथा विलासिता पर उसके द्वारा बेतहाशा व्यय किए जाने से राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसे दूर करने के लिए उसने प्रजा पर भारी करारोपण करके बलपूर्वक वसूल करवाया था वो कर, ठीक है। सामंतों ने लौहार वंश के उच्छल और सुसस्य भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के प्रयास में 1101 यानी 1101 ईस्वी में हर्ष जो है वो मारा गया। हर्ष के मृत्यु के उपरांत राजा बने उच्छल, सुसल और भिक्षाचार दुर्बल शासक थे, ठीक है। जयसिंह के बारे में आते हैं। अब ये जयसिंह जो है यहाँ पर ये 1128 से कश्मीर में 1155 ईस्वी तक रहा। लोहार वंश का ये अंतिम शासक था। उसने यवनों को परास्त किया और कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी जयसीन के शासनकाल में ही पूरी करी, ठीक है। राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो गया। राजतरंगिणी के 7वें और 8वें तरंग में, देखिए राजतरंगिणी में आखिरी में तरंग बोला गया है उसके भागों को, में लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। लोहार वंश की समाप्ति के बाद कश्मीर में लगभग 2 शताब्दियों तक अराजकता का वातावरण रहा। अंततः 1339 ईस्वी में शाहमीर ने अंतिम हिंदू शासक उदयन देव की विधवा रानी कोटा को अपदस्थ करके मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा और ये पाया कि 3 रानियों का उल्लेख इसमें आया है। जो तीसरी रानी थी वो कोटा थी। नेक्स्ट है बंगाल का पाल राजवंश। इसका संस्थापक था गोपाल। 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। बौद्ध मतानुयायी धर्मपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार जो है बनवाया था, ठीक है। धर्मपाल 770 से 710 ईस्वी 810 ईस्वी तक रहा। उसके अधीन बंगाल का राज्य अचानक उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। उसने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज उपाधियां धारण की थीं। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। अब ये महाराजा धीराज जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल में जो है हमने पढ़ा था गुप्त वंश में, और परम भट्टारक जो है ये उसके बाद जो है समुद्रगुप्त आता है उसने धारण करी, ठीक है। उसके बाद उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी। विक्रमशिला बौद्ध विहार के बारे में पूछा जाता है। अभी हाल ही में बीपीएससी बिहार पीसीएस का पेपर हुआ है, ठीक है। उस पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना की थी या यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। उसने बौद्ध विद्वान हरिभद्र को राज्यसभा में स्थान राज्याश्रय प्रदान किया था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई। हालिमपुर लेख में धर्मपाल को सभी संप्रदाय विशेषता ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया है। उसने भगवान नर नारायण का मंदिर के निर्माण हेतु 4 ग्राम दान में दिए थे, ठीक। देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। 810 से 850 ईस्वी तक रहा। धर्मपाल की राष्ट्रकूट वंशी रानी रन्ना देवी से उत्पन्न पुत्र था ये। देवपाल पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुंगेर लेख, मुंगेर कहाँ है? बिहार में, ठीक। मुंगेर लेख एवं बादल स्तंभ लेख में उसकी विजयों का उल्लेख है। उसने गुर्जर प्रत्यार वंश के रामभद्र तथा भोज को पराजित करके उत्तर भारत में प्रभुत्व बनाए रखा। मुंगेर लेख के अनुसार उसने सेतुबंद रामेश्वरम तक के प्रदेश पर अपना शासन किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेतुबंद रामेश्वरम तक वो गया था तमिलनाडु में।
उसने ओदंतपुरी विहार और बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। उसकी राजसभा में सुमात्रा जावा के राजा बालपुत्र देव का भी दूत आया था। तारानाथ ने उसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा है। नालंदा विहार तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र से उसके समय के कई लेख मिलते हैं। तो ये जो है ये बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक बोला गया है उस क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं नारायण पाल। पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। 854 से 908 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी रुचि सैनिक जीवन की अपेक्षा साधु जीवन व्यतीत करने में अधिक थी। उसका राज्य मात्र बंगाल के एक भाग में संकुचित हो गया था, किंतु अपने शासनकाल के अंत तक मगध तथा उत्तरी बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया था। राज्यपाल गोपाल द्वितीय एवं विग्रहपाल द्वितीय शासनकाल 908 से 988 ईस्वी तक रहा था। ये पाल वंश के दुर्बल राजा थे। ठीक है। पाल राज्य के अंदर ही दो स्वतंत्र राजवंशों, पश्चिम बंगाल में कंबोज, अब कंबोज यहाँ पे नाम आता है तो कंबोज की राजधानी 16 महाजनपद में क्या थी? हाटक। ठीक है। पूर्वी बंगाल में चंद्रवंश ने सत्ता स्थापित की। विग्रहपाल तृतीय के समय पालों का बंगाल पर शासन समाप्त हो गया और पाल शासक मात्र बिहार पर शासन करने लगे। ठीक। अब आते हैं महिपाल प्रथम, जो 988 से 1038 ईस्वी तक शासक रहा पाल वंश का। ये पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। ठीक है। उसने विद्रोहियों से संपूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल को जीतकर कंबोजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया। महिपाल प्रथम ने अपनी विजयों द्वारा 10वीं सदी के अंत में पाल राज्य को पुनः पूर्वी भारत का शक्तिशाली राज्य बना दिया। राजेंद्र चोल प्रथम। अब देखिए चोल राजाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन आया है। चोल जो थे वो दक्षिण भारत में थे और उरैयूर उनकी राजधानी थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे जब दक्षिण भारत के बारे में, पल्लव वंश, पांड्य राज्य और चोलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चोल प्रथम जो था, ये राजेंद्र प्रथम जो था, ये इसने 1023 ईस्वी के लगभग महिपाल प्रथम को पराजित किया था, किंतु इससे महिपाल प्रथम कोई विशेष हानि उसको नहीं हुई थी। महिपाल प्रथम के बाद पाल सत्ता का पतन को रोका नहीं जा सका। अब उसके बाद आता है रामपाल, जो अंतिम उल्लेखनीय शासक था इसका, पाल वंश का, पश्चिम बंगाल में या बंगाल में 1077 से 1120 ईस्वी तक था। पाल वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक। उसने राष्ट्रकूटों की सहायता से अपने भतीजे भीम को मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने यहाँ पे देखिए ये भीम का नाम आया है, इसका ये भतीजा था। ये भीम फर्स्ट या भीम सेकंड जो है, जो गुजरात में हुए हैं, जिस पर जो है सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो उस समय जो है वहाँ पर ये राजा हुए थे भीम प्रथम। भीम द्वितीय के समय में मोहम्मद गौरी ने वहाँ पर आक्रमण किया था गुजरात में। ठीक है। तो वो भीम और ये भीम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। उसने उत्तरी बिहार एवं संभवतः असम की विजय की थी। असम का पुराना नाम मैंने बताया था कामरूप। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले कन्नौज के बारे में अध्ययन किया था। अब कन्नौज का जो पुराना नाम आता है वो आता है महोदय या महोदया। तो ये जो शब्द जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी ने अपने ग्रंथ रामचरित में रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखी। ठीक है ना, ये रामचरितमानस नहीं है। ठीक है, तुलसीदास की, बल्कि संध्याकर नंदी की रामचरित है। कुछ विद्वान रामपाल को ही पाल वंश का अंतिम शासक मानते हैं। अंततः 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के पाल राज्य को सैन राजवंश ने हस्तगत कर दिया। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन खिलजी ने के नेतृत्व में मुसलमानों ने बिहार से भी पाल वंश का उन्मूलन कर दिया। अब ये बख्तियार खिलजी जो था, ये बिहार से होता हुआ बंगाल में गया और बिहार
और बंगाल में इसने जो है शासन किया था। उसके बाद में जब हम लोग दिल्ली में सल्तनत काल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, तब हम जो है इसके बारे में और डीप बताएंगे। तो दिल्ली में जब आक्रमण करने के बाद में दिल्ली में या पूरे भारत की तरफ जो है बेसिकली मुस्लिम समुदाय में जो है वो पहला गुलाम वंश की जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आता है, और उसी के टाइम के बाद में एक बख्तियार खिलजी भी बंगाल में पहुंचता है। तो इसकी जो कहानी है ये हम नेक्स्ट जो जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे तब बताएं। तो नेक्स्ट आते हैं, पाल शासकों ने तत्कालीन भारत में पतनशील बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान करके उसे नवजीवन प्रदान किया। पाल राजा न्यायपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। मैंने बताया भी था, रिसेंटली पूछा गया है बिहार पीसीएस में इसी एग्ज़ाम में, अभी 2023 में, ठीक है, 68th वाले में शायद। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बौद्ध आचार्य अतीश दीपंकर ने तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 1203 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विदेशों से विशेषतः तिब्बती विद्यार्थी आते थे। ठीक है। पालों द्वारा खुदवाए गए जलाशय दिनाजपुर जिले के पश्चिम बंगाल में अभी भी विद्यमान है। एक जलाशय है जो अभी भी विद्यमान है। सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो पाल वंश के बाद बंगाल में आया। ठीक है। तो इसका संस्थापक आदि पुरुष वीरसेन था। सेन स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय एवं क्षत्रिय कहते थे, स्वयं को दक्षिणापथ के राजाओं का वंशज मानते थे। संभवतः वह दक्षिण के कन्नड़ भाषी क्षेत्र से आकर राधा या वर्धमान में बस गए थे। ठीक है। ये वर्धमान जो है ये बंगाल में ही है। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक रहा था। उसने पाल शासक रामपाल की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था के दौरान उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, हरिराज, वृषभ, शंकर आदि उपाधियां धारण की थी। उसके शासनकाल संबंधी जानकारी देवपाड़ा प्रशस्ति शिलालेख से मिलती है। शैव मतानुयायी विजय सेन ने देवपाड़ा जिला राजशाही में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। अब आते हैं लक्ष्मण सेन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट राजा हुआ है सेन वंश का। इसी के काल में जो जयदेव ने अपनी रचना लिखी थी। ठीक है। तो सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा और बंगाल का अंतिम हिंदू राजा था। ठीक है। तो जयदेव ने कौन सी रचना थी जयदेव की, बता पाएंगे? गीत गोविंद। ठीक है ना। तो गीत गोविंद की रचना जो है इसी के शासनकाल में की थी। जयदेव इसका जो है राज्य में रहता था, इसका राजाश्रय कवि था। वह एक विजेता एवं साम्राज्यवादी शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। उसने गैड़वालों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी एवं गैड़वालों से काशी और प्रयाग छीन लिया था। गैड़वाल कहाँ थे? कन्नौज में थे। ठीक है। तो लक्ष्मण सेन का समकालीन गैड़वाल राजा जयचंद था। अब जयचंद्र हो गया यहाँ इसका समकालीन राजा। उधर पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का। ठीक है। और इस तरफ कौन था? मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी था, और इधर लक्ष्मण सेन था। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थोड़ा रखिएगा, तो आपको हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। उसने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए। ठीक है। बिहार का एक बड़ा भाग लक्ष्मण सेन के आधिपत्य में था, जहां उसके नाम पर लक्ष्मण संवत प्रचलित
था। तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा 18 खिलजी घुड़सवारों के साथ किए गए अचानक आक्रमण में लक्ष्मण सेन को अपनी राजधानी नादिया या नवदीप छोड़कर भागना पड़ा 1202 में। ठीक है, तत्पश्चात लक्ष्मण सेन ने सोनार गांव में शरण ली और शेष जीवन काल में वहीं से दक्षिण बंगाल पर शासन करता रहा। लक्ष्मण सेन के वंशज 13वीं शताब्दी के मध्य तक बंग या पूर्वी बंगाल पर राज करते रहे। तत्पश्चात देव राजवंश ने उनका स्थान ले लिया। लक्ष्मण सेन लेखक तथा कवि था। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले विद्वान थे जयदेव। ठीक है, इनके इसके बारे में बता चुके हैं हम। गीत गोविंद की रचना करी थी। धोई इसकी पवनदूत रचना थी। हलायुध इनकी रचना ब्राह्मण सर्वस्व थी। और पिंगल सूत वृत्ति हलायुध पिंगल सूतवती जो है ये भी हलायुध की रचना थी। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। ठीक है, श्रीधर दास भी था लक्ष्मण सेन के काल में, तो उसका दरबार में रहता था। उसकी रचना थी सदुक्ति कर्णामृत काव्य ग्रंथ। ठीक है, पीसीएस ऑफ एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में भी आ सकता है। ठीक है, मुसलमान लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लक्ष्मण सेन को बंगाल का बहुत बड़ा राजा बताया है। अब ये मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम सल्तनत काल की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और सल्तनत काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज हुआ है ये रजिया के टाइम में भी था, रजिया बेगम के टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में भी था ये इतिहासकार। ठीक है, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल की राजसभा के विद्वान राजशेखर ने लक्ष्मण सेन को प्रतापी एवं न्यायप्रिय शासक जिसके पास विपुल राज्य और अपार सेना थी कहा है। लक्ष्मण सेन ने अपने पूर्वजों के शैव मत को छोड़कर वैष्णव मत अपनाया था एवं परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, उसके लेखों का प्रारंभ विष्णु नारायण की स्तुति से होता है। देखिए यहाँ पे ये उपाधि परम भागवत फिर आई है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने ये सब उपाधियां धारण करी थी। गुजरात का चौलुक्य अथवा सोलंकी वंश। ठीक है, संस्थापक मूलराज प्रथम। तो ये सोलंकी वंश जो है यही चौलुक्य वंश था गुजरात का। तो मूलराज प्रथम इसका संस्थापक था। गुजरात में 941 से 995 ईस्वी में तक ये रहा था। राजधानी इसकी अन्निलवाड़ थी। भीमदेव प्रथम जो है उसके बाद 1022 से 1064 तक रहा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, भीमदेव भीमदेव प्रथम के ही शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर लूटा था। ठीक है, 1026 में। तो हमने भीम की बात करी थी, ये भीमदेव प्रथम भीम एक ही चीज़ है, एक ही था। तो महमूद गजनवी के लौट जाने पर भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जैन विद्वान हेमचंद्र के अनुसार भीम प्रथम ने सिंध के राजा हम्मुख को परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। उसने कलचुरी कर्ण के साथ मिलकर भोज परमार को पराजित किया। अब देखिए कलचुरी वंश आया है, परमार वंश आया है, तो ये याद रखिएगा। कलचुरी वंश कहाँ था? कलचुरी वंश बेसिकली मध्य प्रदेश में था, जो अब छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है, तो वहाँ पे कलचुरी वंश था। इसका संस्थापक कौन था? कोक्कल, बताया था मैंने पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें। ठीक है, और भोज परमार के बारे में भी आया है। ठीक है, तत्पश्चात धारा में लूटी गई संपत्ति के बंटवारे में हुए विवाद में कलचुरी कर्ण को भी पराजित किया। भीम प्रथम ने मूल राज के समय चालुक्य आधिपत्य में रहे आबू पर्वत पर पुनः अधिकार स्थापित किया। ठीक है, और इसके सामंत जो थे वो विमलनाथ, ठीक है ना, या विमल देव ने, ये सामंत था इसका, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, इनको जो है ये वो विमल देव नहीं थे या विमलनाथ नहीं थे जो जैनों के जो 24 तीर्थंकर थे उनमें नाम था। ठीक है ना, तो उनमें ये इसका ये नहीं थे, ये दूसरे विमल थे। ठीक है, तो ये जो है कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट है कर्ण, 1064 से 1092 ईस्वी तक रहा। कर्ण की प्रमुख उपलब्धि थी लाट या दक्षिण गुजरात पर आधिपत्य करना।
कर्ण ने पश्चिमी चालुक्य शासक के सहयोग से मालवा के विशाल भाग भी जीते। ठीक है। कर्ण ने कर्णावती नगर बसाकर वहां कर्णेश्वर का मंदिर, कर्ण सागर झील तथा कर्णेश्वर मंदिर ये दोनों बनवाए थे। उसने अन्निलवाड़ में कर्णमेरु मंदिर भी बनवाया था। इस समय हम गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अन्निलवाड़ जो है वो गुजरात में ही था। नेक्स्ट आते हैं जयसिंह सिद्धराज, 1092 से 1143 ईस्वी। उसने शाकंभरी के चौहान अर्णो राज्य को पराजित किया था। ठीक है। शाकंभरी बेसिकली क्या था, ये सांभर एक जगह है, वहाँ पर जो है राजस्थान में शासन करते थे, जो अजमेर के पास थी। तो सांभर के नाम पर ही इनका नाम शाकंभरी पड़ा था। ठीक है ना। तो उससे अपनी पुत्री का विवाह करके मैत्री स्थापित कर ली थी। ठीक है। इससे अर्णोराज से। ठीक है। उसने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को पराजित करके मालवा के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। मालवा क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था आपको कहाँ पर है। ठीक है। तो ये जो है अच्छे से, अगर आपको नहीं पता है तो फिर प्रीवियस वीडियो जो है इससे पहले वाला देख लीजिएगा, जिसमें परमार वंश के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, जिससे वह अवंतीनाथ मालवा का स्वामी कहलाया। उज्जैन लेख के अनुसार जयसिंह ने अपनी ओर से महादेव ब्राह्मण को मालवा का शासक बनाया था। जैन ग्रंथों के अनुसार जयसिंह ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक मदन वर्मा को भी पराजित किया था। जयसिंह ने सिंधु विजय भी की थी। अब देखिए कहाँ कहाँ तक बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ देखते जाइएगा। ये उत्तर प्रदेश में बढ़ ही चुके, उधर ये बिहार साइड की तरफ भी बढ़ रहे थे। उसने आबू पर्वत में एक मंडप में अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्तियां स्थापित कराई। आबू पर्वत कहाँ है? माउंट आबू, ये राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा जो है वो है आपका पॉइंट है, हेरिटेज पॉइंट है। यहाँ पर जो है सनसेट बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का सनसेट सीन। ठीक है। तो शिव भक्त शैव जयसिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया था। उसने जैन विद्वान हेमचंद्र को राजाश्रय प्रदान किया था, हेमचंद्र सूरी बेसिकली। ठीक है। जिसने द्वयाश्रव काव्य की रचना की। हेमचंद्र ने संस्कृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं में रचनाएं की। जयसिंह सिद्धराज ज्योतिष न्याय पुराण अध्ययन हेतु संस्थान स्थापित करवाए थे उसने। अब आता है कुमारपाल, नेक्स्ट जो शासक था, जो हमारा गुजरात के चालुक्य वंश का था, 1143 से 1173 ईस्वी तक। ठीक है। कुमारपाल को जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कहा जाता है। उसने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार करते हुए यज्ञीय हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैन मतानुयायी होते हुए भी उसने सोमनाथ का मंदिर जाकर वहाँ पर शिव पूजा करी थी। ठीक है। अजयपाल जो 1173 से 1176 ईस्वी तक रहा, उसके काल में शैव प्रतिक्रिया के अंतर्गत अजयपाल ने जैव मंदिरों को ध्वस्त किया था और जैन साधुओं की हत्या करवाई थी। अजयपाल को उसके किसी नौकर ने छुरा भोंक कर उसे मार डाला। उसके बाद आते हैं भीमदेव द्वितीय। तो इसी के टाइम पे जो है मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। ठीक है। तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर शहाबुद्दीन महमूद या मोइजुद्दीन बिन शाम अथवा मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण किए जाने पर अवयस्क भीम द्वितीय की ओर से शासन कर रही उसकी माँ राजमाता ने स्वयं सैन्य नेतृत्व करके माउंट आबू के पास तुर्की सेना को पराजित किया था। ठीक है। उसकी माँ ने, भीमदेव द्वितीय ने। ठीक है। भीमदेव द्वितीय मोहम्मद गौरी को परास्त करने वाला पहला भारतीय नरेश था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात पर आक्रमण किए जाने पर भीमदेव द्वितीय ने उसे भी पराजित किया। भीमदेव द्वितीय ने 1195 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित करके अजमेर तक खदेड़ा था। ठीक है, अजमेर तक खदेड़ा। किंतु 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव द्वितीय को पराजित करके राजधानी अन्निलवाड़ को लूटा। 1201 ईस्वी तक भीमदेव द्वितीय ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब ये 1206 तक जो है दिल्ली सल्तनत में ये रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक शासक। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो ये टाइम था, उस समय जो है तुर्की शासक जो तुर्की लोग जो थे या गुलाम वंश जो था, वो उसकी स्थापना हो चुकी थी भारत में, गुलाम वंश की। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये हम अध्ययन कर रहे हैं गुजरात के बारे में। ठीक है, तो उसके राज्य पर परमार तथा यादव आक्रमणों को उसके सामंत मंत्री लवण प्रसाद ने विफल किया था। किंतु अंततः भीम द्वितीय ने की आंतरिक स्थिति दुर्बल होने से उसके अधीनस्थ सामंत स्वतंत्र हो गए। भीमदेव द्वितीय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो अभी हमने ये गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश पढ़ा। अब आते हैं गहड़वाल वंश या राठौर वंश। ये कहाँ था? कन्नौज में। कन्नौज के गहड़वाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। संस्थापक चंद्रदेव 1090 ईस्वी, राजधानी कन्नौज। गहड़वालों की द्वितीय राजधानी थी काशी या बनारस। शिलालेखों में चंद्रदेव का वर्णन कुशिका कन्नौज, कन्नौज का पुराना नाम कुशिका और साथ में महोदय भी था। ठीक है, याद रखिएगा। काशी उत्तर कौशल, कौशल अयोध्या हो ही गया, एवं इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली जैसे पवित्र स्थानों के रक्षक के रूप में किया गया है। ठीक है, चंद्रदेव के शासन लगभग संपूर्ण वर्तमान उत्तर प्रदेश पर था। अब नेक्स्ट है गोविंद चंद गहड़वाल। ठीक है ना, 1114 से 55 ईस्वी तक, 1155 ईस्वी तक गहड़वाल वंश का तीसरा शासक था। ठीक, उसने पाल शासक रामपाल को हराकर मगध बिहार का अधिकांश भाग और परमार शासक नरवर्मा या यशोवर्मा को हराकर पूर्वी मालवा क्षेत्र जो था उस पर अधिकार कर लिया। उसका चंदेल, कलचुरी, चालुक्य एवं कश्मीर के शासकों से मैत्री संबंध थे। ठीक है, गोविंदचंद गहड़वाल की। तो गोविंदचंद गहड़वाल तथा उसके पुत्र विजय चंद ने अनेक तुर्की आक्रमणों को विफल किया था। गोविंदचंद के लेखों में उसे विद्या विचार वाचस्पति या विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। अब आते हैं जयचंद पर, जो इम्पोर्टेंट शासक था, जिसकी युद्ध जो है तराइन का युद्ध हुआ था जिसका। ठीक है ना, जिसके टाइम पे, और जयचंद को जो है इसने हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक था यही था, 1170 से 94 ईस्वी तक, 1194 ईस्वी तक। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो में जयचंद और चौहान शासक पृथ्वीराज के संघर्ष का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में उसकी पुत्री संयोगिता के अपहरण का उल्लेख है। ठीक, चंदावर जो है एटा जिला उत्तर प्रदेश के युद्ध जो है चंदावर का युद्ध बेसिकली समय जो है 1193 से 94 के बीच में हुआ। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। परिणाम जो है जयचंद पराजित हुआ था और मार डाला गया था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, ये अभी हमने बताया था कि जयचंद के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो युद्ध हुए थे। ठीक है, 1191 में और 1192 में। तो ये टाइम जो पीरियड जा था वो जयचंद का ही टाइम पीरियड था इस समय। ठीक है, फिर उसके बाद 93-94 में इस पर आक्रमण कर दिया था जयचंद पर मोहम्मद गौरी ने। ठीक, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज एवं काशी को लूटा था। मोहम्मद गौरी के वापस लौटने पर कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए चंदेल जो था ये कहाँ पर थे? बुंदेलखंड में थे। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा चंदेल वंश कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा हो वो उसको देख सकता है। बुंदेलखंड, ठीक है, चंदेल वंश।
केजाक भुक्ति भी बोलते थे, ठीक है। शाकंभरी जो था वो अजमेर, जो शाकंभरी देखिए आया है नाम है अजमेर के चौहान थे। संस्थापक वासुदेव था इसका। शाकंभरी के चौहान के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। एक चीज जो हिस्ट्री में आपने पाई है, ओवरऑल हिस्ट्री में यही था, प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में बेसिकली, कि प्राचीन भारत में जो भी शासक बना वो पहले दूसरे राजा का या दूसरे सम्राट का सामंत रहा था, दूसरे वंश का। अब जैसे सातवाहनों के बारे में, वो पल्लवों के बारे में देख लीजिए, तो पल्लव जो है सातवाहन के सामंत थे, ठीक है ना। तो ऐसे ये सामंत जो थे वही राज कर लेते थे। वही जो है बाद में राजा अगर थोड़ा सा भी सिंपल होता था और ज़्यादा जो है पावरफुल नहीं होता था, तो ऐसे केस में जो है ये जो सामंत सामंत थे इनके, वो उसको ऑक्युपाई कर लेते थे, जो पोजीशन होती थी राजा को। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये आप जो है ओवरऑल जो है मध्यकालीन भारत में भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके जो मध्यकालीन भारत में जो सेनापति होते थे बेसिकली, वो उसको अडॉप्ट कर लेते थे राजा की राजा मतलब जो शासक होता था, सुल्तान होता था, तो वो उसकी जगह पे आ जाते थे, ठीक है, उसको मार करके। तो नेक्स्ट है, राजधानी के नाम के आधार पर शाकंभरी के चौहान कहलाए। तो वही शाकंभरी का मैंने सांभर बताया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको शाकंभरी कहा गया। अजय राज जो है शाकंभरी के चौहान जो थे, चौहान का शासक था दूसरा। तो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था अजय राज, ने मालवा को जीता था, ठीक है। मालवा के बारे में डिस्कस पिछली वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। और अभी हाल ही में परमार वंश था वहाँ पर, अभी हाल ही में डिस्कस किया हमने कि परमार वंश को भी हरा दिया था, ठीक है, इन्होंने, तो बाद में आए थे, ठीक है। बंगाल अंगाल की बात करी थी हमने तब भी था, और गढ़वाल वंश की बात करी थी। तो उसने तुर्कों के मोनागोर को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। तुर्कों से मोनागोर जो है वो क्षेत्र था वहीं पे राजस्थान में, उसको जो है तुर्कों से अपने कब्जे में ले लिया था। गजनियों का प्रसार रोका था। अब गजनी जो थे वो आ रहे थे, महमूद गजनवी, तो उसका प्रचार को रोका था, प्रसार को रोका था, ठीक है, उसके बढ़ने को, मतलब ना आ पाए दिल्ली अजमेर तक, तो उसको रोका था। अजय राज ने अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, खासकर राजस्थान पीसीएस के लिए। उत्तर प्रदेश में भी पूछ लिया जाता है, कोई इशू नहीं है। एमपी में भी पूछ लिया जाता है, बिहार में भी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे किस शहर की स्थापना किसने की, तो ये इस पर एक वीडियो लेक्चर आएगा आपका, इस पर हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, पूरी लिस्ट, ठीक है। चौहान राजधानी सामर से अजमेर ले गया। कौन? अजय राज। तो पहले कौन सी राजधानी थी? सामर, जो अभी हमने बताई थी, ठीक है। जयानक भट्ट या जयानिक कृत पृथ्वीराज विजय, तो इसको पृथ्वीराज रासो से कंफ्यूज मत होइएगा। जयानक भट्ट ने जो है पृथ्वीराज विजय लिखी है, उसमें तुर्कों के विरुद्ध अजय राज की सफलताओं का वर्णन है। अब उसके बाद आते हैं अर्णो राज्य। अर्णो राज्य जो है 1130 से 1150 ईस्वी तक रहा। उसने अजमेर तथा तक पहुंचे तुर्कों को निर्णायक रूप से पराजित किया अर्णो राज्य ने, ठीक है। शैव मतानुयायी अर्णो राज्य ने पुष्कर तीर्थ के वराह मंदिर बनवाया था। वृद्धावस्था में उसके पुत्र जगदेव ने उसका वध कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। तो विग्रहराज बीसल देव भी इसको बोला जाता है। 1153 से 1166 63 ईस्वी में रहा था ये, 10 साल ये रहा। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिएगा कि ये भूल मत जाइएगा इनके सन को। बेसिकली जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये याद होना चाहिए कि ये लोग जो थे वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो जब हम उनकी विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक करेगा ये, कि हाँ, यहाँ पर सर ने पढ़ाया है कि ये ये राजा रहे थे, ये जो उत्तर भारत में जो थे वो सम्राट या राजा रहे थे। तो चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने चौहान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया, ठीक।
उसने राजस्थान में चालुक्य क्षेत्रों मेवाड़ और मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ पर किसका शासन था? गुजरात के चालुक्यों का। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने की सबसे बड़ी सफलता तोमर वंश की स्वाधीनता खत्म करके उसे अपना सामंत बना लेना था। ठीक है, तोमर वंश कहाँ था? दिल्ली में। विग्रहराज बीसल देव के बारे में कहा गया है कि उसने आर्यावर्त को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया था। ठीक है, आर्यावर्त मतलब अपना देश भारत। उसने हरकेली नाटक लिखा था। उसके कुछ अंश अजमेर में एक पत्थर पर अंकित मिले हैं। उसके राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाट्य ग्रंथ लिखा। वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मूलतः विग्रहराज बीसल देव द्वारा बनाया गया संस्कृत विश्वविद्यालय था। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में आते हैं। ठीक है, ये अजमेर में था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा बोला गया। 1177 से 1192 ईस्वी तक ये रहा था। देखिए 1192 आ गया। ठीक है ना, तो 1192 पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान, इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन करता है? मोहम्मद गौरी, तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो चौहान राजा सोमेश्वर तथा रानी कर्पूरा देवी या कर्पूर देवी का पुत्र था। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। देखिए सबसे प्रसिद्ध शासक ये था। शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक जो हमें इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अजय राज। ठीक है, तो उसके बाद आते पिता विग्रहराज चतुर्थ जो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, पिता की मृत्यु के पश्चात बाल्यावस्था 14 वर्ष में राजा बने पृथ्वीराज की मां ने मंत्री कैम्बास, ये कैम्बास को याद रखिएगा, की सहायता से कुछ समय तक संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था। के चाचा भुवनेक मल ने भी प्रशासनिक कार्यों में पृथ्वीराज को सहयोग प्रदान किया था। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप। ठीक है, उसके राजकवि चंद्रबरदाई ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के राज्याश्रय में ही लिखा था। बेसिकली चंद्रबरदाई उसका जो है कवि था, राजकवि था, तो उसने जो है पृथ्वीराज चौहान की बहुत ही बढ़ बढ़ के प्रशंसा करी थी। ठीक है, वो सब लेख में। अब आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये 1191 में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में था। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो वो गजनी लौट जाता है। ठीक है ना। दूसरा युद्ध आता है तराइन का दूसरा युद्ध। ये 1192 में था। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का बीच फिर युद्ध होता है और इसमें जो है पृथ्वीराज जो है वो पराजित हो जाता है और मार डाला गया। ठीक है, एक कहानी जो है प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे अभी हम। तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार करके भारत में तुर्की राज्य का की स्थापना की नींव डाली। ठीक है, बेसिकली देखिए महमूद गजनवी आया था, उसका तो काम जो है लूटपाट करना था। तो उसने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया गुजरात में और लूट के चला गया। उसके बाद जो है गौर वंश जो आया, गौरी जिनको बोलते थे, तो गौरी जो है उसने क्या किया, उसने भी आक्रमण किया और उसको भी जो है जाना था। तो उसने जाने से पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था अपन उसका, उसको जो है उसने राजगद्दी पर बैठा दिया और वो गुलाम वंश का जो स्थापना जो हो गई, वो गुलाम वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, दिल्ली में। और इस तरीके से सल्तनत कालीन जो भारत का इतिहास है वो प्रारंभ हो जाता है मध्यकाल में। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, फिर उसके बाद आराम शाह जो उसका लड़का था थोड़े समय के लिए बैठा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, जो बाद में उसका दामाद बना था। फिर उसके बाद रजिया बेगम आई थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसके बारे में मध्यकालीन भारत के बारे में जब हमारा ये बेसिकली अब ये प्राचीन भारत जो है यहाँ से समाप्त होता है। अब आ जाता है प्राचीन भारत के अलावा, अब ये बेसिकली प्राचीन भारत में ये हमने कुछ इतिहास का वर्णन जो है यहाँ पे उत्तर भारत के जितने भी
शासक थे या राजा थे, कौन कौन से जो वंश थे जो शासन कर रहे थे, उस समय के बारे में अध्ययन किया, जाना। अब जो है एक पार्ट बचता है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के पार्ट में जो पल्लव हैं, चोल हैं, पांड्य हैं, इनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिस पे चर्चा करेंगे वीडियो लेक्चर में। और अब जो है नेक्स्ट जो है आपका यही दक्षिण भारत का जो वीडियो है वो रहेगा, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको नए वीडियो का आता रहे, और कमेंट प्रदान करें ताकि पता लगे कि हाँ, मेरा जो डिलीवर किया जा रहा है आपको लेक्चर, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और साथ साथ जो है ये भी पता लाइक भी करें ताकि मेरा प्रोत्साहन होता रहे, मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, और मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो जो है वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में कुछ दिनों बाद जो है लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो ये जीएस तैयारी चैनल है, ये सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, टेलीग्राम पर भी है, ठीक है। फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, तो फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी है। डेली का करंट अफेयर्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं ग्रुप्स में, फेस टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको भी करंट अफेयर्स जो है लेना हो वो टेलीग्राम से अपना ले सकता है, ठीक है। जीएस तैयारी आप डालेंगे टेलीग्राम में एड्रेस पे, तो सर्च बार में तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।